वार्म वेलकम अगेन। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हेलियोस्फीयर। हेलियो नाम से ही है द सन, स्फीयर यानी सन के आसपास कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक के एक वैक्यूम एरिया को कहते हैं हेलियोस्फीयर। यानी सन के आसपास, हमारे सन के आसपास एक वैक्यूम एरिया, बहुत बड़ा वैक्यूम एरिया, रफली अगर हम कहें तो 90 टाइम्स 90 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एज कंपेयर टू द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, या फिर 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बिटवीन द प्लैनेट्स प्लूटो एंड द सन। तो इतने बड़े एरिया को हम हेलियोस्फीयर रफली कहते हैं, जो नासा के जो एस्टिमेट हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हेलियोस्फीयर एक रीजन है जो कि सन के आसपास एक वैक्यूम रीजन है, जिसका डिस्टेंस एवरेज रूप से हमारे अर्थ और सन के डिस्टेंस के 90 गुना और सन और प्लूटो के बीच में डिस्टेंस के 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। तो हमने देखा जो हेलियोस्फीयर है एक वैक्यूम एरिया है सन के आसपास। इस एरिया में यानी हेलियोस्फीयर में एक वैक्यूम एरिया, वैक्यूम सन के आसपास का रीजन, उस रीजन में क्या मिलते हैं? ऑब्वियसली बात है, वॉइड यानी एकदम खाली नहीं होते हैं वो। उसमें क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं, एनर्जी जो सन ने रेडिएट किया है, ऊर्जा होती है, वो गैसेस होते हैं, सोलर विंड फ्लो करते हैं। सोलर विंड आमतौर पे हमने कैसे बताया कि हेलियोस्फीयर का जो स्प्रेड है वो 90 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। कैसे हमने देखा? सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को यानी सोलर सिस्टम को या हेलियोस्फीयर को, जहां तक हेलियोस्फीयर रफली हम ये भी कह सकते हैं जहां पे हम सन के इन्फ्लुएंस को अंतिम रूप से पाते हैं। सन किसी ऑब्जेक्ट को अंतिम रूप से इन्फ्लुएंस कर पाता है, उसे कहते हैं वो पूरा रीजन होता है हेलियोस्फीयर। उसके बाद उसके आउटसाइड सन किसी ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन करने का यानी ये जो एरिया होता है कि हेलियोस्फीयर कहाँ तक होगा, सन का इन्फ्लुएंस कहाँ तक मिलता है, इसे बताने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे लाइट, जहाँ तक सन की लाइट जाएगी यानी सन रे जाएंगे वहाँ तक सन का इन्फ्लुएंस होगा नहीं, बिकॉज लाइट इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है। लाइट की जो इन्फ्लुएंस होगा, लाइट की जो ट्रेवल होगा वो इन्फिनिटी तक होगा। उसको हम मेजर नहीं कर सकते कि लाइट कहाँ तक ट्रेवल करेगी। वहीं दूसरी ओर ग्रेविटी को भी अभी तक हम मेजर नहीं कर पाए हैं, किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी कितने दूर तक जाएगी। तो एक बेहतर तरीका किसी ऑब्जेक्ट के सन के इन्फ्लुएंस को मेजर करने का, लास्ट बाउंड्री जहां तक हम सन के इन्फ्लुएंस को मेजर करते हैं वो है सोलर विंड, जो सन के सरफेस से, कोरोना से बाहर की तरफ फेंके जाते हैं। सोलर विंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आयंस होते हैं जिसको जो सोलर विंड के साथ फ्लो करते हैं, वो जहां तक पाए जाएंगे वहीं तक हमारा सोलर इन्फ्लुएंस होगा यानी हेलियोस्फीयर होगा। सोलर विंड की जो स्पीड होती है जो निकलते समय वो है रफली 400 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको नासा ने रफली कहा है 1 मिलियन माइल्स पर आवर, यानी 1 घंटे में 1 मिलियन माइल की रफ्तार से वो चलता है। और इवन द हाई लैटिट्यूड पे, सन के हाई लैटिट्यूड पे जो ये स्पीड होती है वो दुगनी हो जाती है। अब है हेलियोस्फीयर का अंत कहां तक होगा, यानी हमने जो एक डाटा बोला कि 90 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमने पता है इंटरस्टेलर मीडियम जो होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट यानी स्टफ यानी एक वैक्यूम में पाए जाने ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं जो कि वैक्यूम में मिलते हैं, जैसे गैसेस जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट के पार्टिकल्स, ये सब चीजें होती हैं। वैक्यूम में मिलते हैं
एक स्पेस स्पेस में जो वैक्यूम है उनमें ये चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। इनके पास डेंसिटी तो बहुत कम होती है, यानी जो हाइड्रोजन के गैसेस होते हैं या हीलियम गैसेस होते हैं या डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं स्पेस में, जो कि ओपन स्पेस में बिखरे पड़े हुए हैं, उनके पास डेंसिटी तो काफ़ी कम है, टेम्परेचर तो काफ़ी कम होता है, पर उनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो शून्य में, हमारे ब्रह्मांड के शून्य में चीज़ें जो फैली हुई हैं उनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर उनकी डेंसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है। अगर हम सिंपल रूप से एक एस्टिमेट करें तो 1 ट्रिलियन टाइम से लेस होगा अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर की डेंसिटी जो होती है उसके कंपैरिजन में 1 ट्रिलियन टाइम इनकी डेंसिटी कम होती है, यानी शून्य में मिलने वाले गैसों का और डस्ट का। रफली इसे ऐसा भी कह सकते हैं 1000 ग्रेन्स ऑफ डस्ट पर क्यूबिक किलोमीटर, यानी पर क्यूबिक किलोमीटर में केवल 1000 डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ये नासा के कैलकुलेशन है, नासा के कैलकुलेशन एवरेज उसने बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेंसिटी इनकी काफ़ी कम होती है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, पर प्रेशर इनके पास होता है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी इन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरप्लैनेटरी मीडियम, यानी ऑब्जेक्ट, ये जो स्टफ गैसेस और डस्ट है उनको हम कहते हैं इंटरप्लैनेटरी मीडियम। जैसे जैसे सोलर विंड सन से बाहर की तरफ निकलता है, ऑब्वियसली बात है सोलर विंड का, सोलर हवाओं का इंटरेक्शन किससे होगा, इंटरस्टेलर मीडियम से, यानी ये जो पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स जो बिखरे पड़े हुए हैं शून्य ब्रह्मांड में, उनसे इनका इंटरेक्शन होगा। सोलर विंड बहुत ही हाई प्रेशर से इनको पुश करती है, यानी इनको पीछे की तरफ फेंकेगी और धक्के मारते हुए ये पीछे की तरफ, जितना हो सके वो पीछे की तरफ लेके चली जाएगी। अब क्या होगा, जो स्पीयर है, यानी जो हेलियोस्फीयर है, जो कि हमने एक शुरुआत में एक सर्कल के रूप में होता है, अब वो क्या करेगा, अंडे की तरह होगा, यानी इलिप्टिकल होगा, इलिप्टिकल शेप में रूप में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे और जितनी दूर तक सोलर विंड ये जो इंटरस्टेलर मीडियम्स हैं, यानी जो गैसेस डस्ट को पीछे की तरफ पुश करती जाएगी, हेलियोस्फीयर उतना ही ज्यादा उस एरिया में फैलता चला जाएगा जहां तक सोलर विंड फ्लो करेंगी। ऑब्वियसली बात है सन का इन्फ्लुएंस वहां तक होगा। तो हेलियोस्फीयर का जो शेप होगा, जैसे जैसे सन के दूर जाते जाते एक तरफ से, चूंकि सोलर विंड एक ही तरफ से पुश कर रही हैं, एक डायरेक्शन में पुश कर रही हैं, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो इलिप्टिकल होता चला जाएगा, यानी कि अंडे की तरह होता हुआ चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो जैसे जैसे पुश करती जाएंगी, जितने दूर तक ये पुश करती जाएंगी एक साइड से, जैसे जैसे दूर तक पुश करती जा रही हैं इंटरस्टेलर गैसेस को और डस्ट पार्टिकल्स को, एक समय ऐसा भी आएगा जब प्रेशर जो होगा इन गैसेस के पास कम हो जाएगा, सोलर विंड के पास जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और जहां पे सोलर विंड की जो वेलोसिटी होती है कम हो गई, यानी कि अचानक एक रीजन ऐसा भी आएगा, लगभग 90 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर एक रीजन ऐसा भी आता है जहां पे उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हाफ हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, यानी अब वो लाइट सब सोनिक स्पीड, यानी लाइट की स्पीड से भी कम मूव करती है। ऐसी हालत में जो चीजें जो रीजन, जिस रीजन में इनकी वेलोसिटी, यानी सोलर विंड की वेलोसिटी कम हुई, उसे कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं टर्मिनेशन शॉक रीजन, जहां पे सोलर विंड की वेलोसिटी हाफ हो गई, यानी कि काफी कम हो गई, सब सोनिक स्पीड से वो फ्लो कर रहा है। सब सोनिक स्पीड से भी विंड फ्लो कर रहे हैं और ये और भी कुछ दूरी तक ट्रेवल करेगा, और अंत में जाकर के ये पूरी तरीके से सोलर विंड अब और भी ज्यादा पीछे की तरफ इन मटेरियल को पुश नहीं कर सकता, तो उनकी वेलोसिटी वहीं पे रुक जाती है, उनकी स्पीड रुक जाती है, और उस रीजन को कहते हैं हेलियोपाउस। इट मीन्स, यानी हेलियोपाउस क्या होगा, हमारा हेलियोस्फीयर जहां पे सन का इन्फ्लुएंस मेजर करेंगे वो अंतिम रीजन होगा, उससे आगे हम सन के इन्फ्लुएंस को मेजर नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो टर्मिनेशन शॉक
वैसा रीजन है जहां पे उसकी स्पीड यानी कि सोलर विंड की स्पीड कम हो जाती है और हेलियोपाउस तक आते आते उसकी स्पीड रुक जाती है, उसके आगे सोलर विंड फ्लो नहीं करता। और इन दोनों के बीच के जो रीजन होते हैं टर्मिनेशन शॉक और हेलियोपाउस के बीच में जो रीजन होते हैं, जो एरिया होता है, उसे कहते हैं हेलियोसीथ। हेलियोसीथ, ठीक है। तो यहां तक हमने काफी चीजें को समझा है। और जो कि हेलियो टर्मिनेशन शॉक के ऊपर और हेलियोसीथ के ऊपर, टर्मिनेशन शॉक के ऊपर और हेलियोपाउस के ऊपर हमने क्या देखा कि विंड की वेलोसिटी कम हो गई है। इसका मतलब क्या है, विंड अब और भी ऑब्जेक्ट यानी जो गैस पार्टिकल है, न्यूट्रल गैस पार्टिकल जो हैं स्पेस में, उनको पीछे की तरफ पुश नहीं कर पा रहा है। रिजल्ट क्या होगा, आउटर रीजन में टर्मिनेशन शॉक पे और हेलियोपाउस में क्या होगा, ये गैसेस का एक्युमुलेशन होगा। यानी सोलर विंड जो अपने साथ लेकर के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स, आयंस, इनका क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा, एक लास्ट एरिया पे जाकर जमा हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, उस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स, चूंकि इनके साथ आयंस के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैग्नेटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है, तो इसके आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और यही रीजन होगा, इस आउटर रीजन से बाकी जितने भी दूसरे स्टार से या दूसरे ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं या जो एनर्जी आ रही है, जो आयंस, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या न्यूट्रल पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये उनको वहां पे रोक देंगे, पुश कर देंगे टू फ्लो फ्रॉम द अदर साइड, कि वो अब दूसरे साइड से फ्लो करें। यानी कि आउटर बाउंड्री में इनका एक्युमुलेशन, इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये इंटरस्टेलर से चीजें, ऑब्जेक्ट से जो आने वाली चीजें हैं, उनको वहां पे वो एक्युमुलेट कर देगा, वहीं पे रोक देगा। इससे कारण ये पूरा का पूरा इसका जो शेप हो जाएगा, यानी हेलियोस्फीयर का जो शेप हो जाएगा, वो अंडे की तरह हो जाएगा। अभी तक वोयेजर 1 और वोयेजर 2 ही इन चीजों के पास जा चुके हैं। क्या आपको पता है, वोयेजर 1 जो है टर्मिनेशन शॉक को 2004 में ही पास कर चुका है, जो कि 94 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर था। और वोयेजर 1 जो है हेलियोसीथ को, पूरा का पूरा हेलियोसीथ, अब वो हेलियोपाउस से आगे जा चुका है, पूरा हेलियोसीथ 2015 में पास कर चुका है। और अब वो हेलियोपाउस को पास करने वाला है, यानी कि अंतिम बाउंड्री, हमारे सोलर सिस्टम की अंतिम बाउंड्री है, जिसको वो क्रॉस कर रहा है। आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में हमने वोयेजर 1 और वोयेजर 2 को ही हेलियोस्फीयर, हेलियोसीथ और टर्मिनेशन शॉक के आगे ले गए हैं। तो आज हमने इस चीज को बारीकी से समझा है, आपको ये चीज समझ में आई और इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।